एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन सिंपल भाषा में समझे तो रेसिडुअल इनकम, जो बची हुई इनकम है, यानी कि जो प्रॉफिट आपका बच गया है, उस प्रॉफिट का आपको क्या करना है? प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स को बांटना है या अपनी ही कंपनी के नए प्रोजेक्ट्स में लगाना। देखो मेरे पास अगर 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आया तो मैं 100 करोड़ रुपए शेयर होल्डर को भी दे सकता हूं। उन 100 करोड़ में से 60 करोड़ रुपए हो सकता है कि मैंने कहा नहीं यार, मेरी तो कंपनी ऐसी है जिसमें अभी और इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि अगले 5 सालों में और अच्छा प्रॉफिट हो, तो मैं उस प्रॉफिट में से, और कहां से लूंगा पैसा, जो प्रॉफिट आया उसी में से लूंगा ना। तो मैंने उस प्रॉफिट में से ज्यादातर हिस्सा इन्वेस्टमेंट में लगा दिया, शेयर होल्डर को कम पैसा दिया। तो फाइनेंशियल मैनेजर की ये भी जिम्मेदारी होती है कि वो ये देखे कि कितना पैसा मुझे शेयर होल्डर को देना है और कितना पैसा रिटेन करना है, रखना है खुद के पास। ठीक है, इसको बोलते हैं रेसिडुअल इनकम, बची हुई इनकम, जिससे आइदर आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे उसका या फिर खुद के पास रखोगे और कहीं और इन्वेस्ट करोगे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, तो डिविडेंड डिसीजन कंसर्न्ड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस फंड, जो एक्स्ट्रा पैसा आपके पास है उसको आप किस तरीके से बांटोगे। ठीक है, अब कंपनी का प्रॉफिट कई लोगों में बढ़ता है। देखो प्रॉफिट हो गया कंपनी को तो जो क्रेडिटर्स को देना पड़ रहा है, ठीक है, एम्प्लॉइज को देना पड़ रहा है, शेयर होल्डर्स को देना पड़ रहा है। कोई पुरानी ऑब्लिगेशन है तो क्रेडिटर की पेमेंट कर दी आपने, ठीक है, एम्प्लॉय को सैलरी दे दी, कोई और एक्स्ट्रा बोनस दे दिया, ठीक है, और साथ साथ में शेयर होल्डर्स को पैसा दिया। अब ध्यान से समझो, ये जो सरप्लस प्रॉफिट है ये आइदर विल बी डिवाइडेड टू शेयर होल्डर और विल बी केप्ट असाइड एज रिटेन्ड अर्निंग। या तो हम इसको शेयर होल्डर को बांट देंगे या फिर खुद रख लें। अब सिर्फ कितना बांटे या कितना रखें, ये फाइनेंशियल मैनेजर कैसे डिसाइड करे? तो चलो ये देखते हैं कि डिविडेंड डिसीजन को कैसे कैसी चीजों के हिसाब से तोला जाता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? पहला फैक्टर है आपकी कमाई। भाई अर्निंग कितनी हुई है? अगर आपकी अर्निंग ज्यादा हुई है तो ज्यादा बांट, अर्निंग भाई साहब कम हुई है तो कम बांट। सीधी सी बात भाई, जितना पैसा होगा उतना ही बांटेंगे। सो कंपनी की अर्निंग अगर ज्यादा है तो शेयर होल्डर भी कहीं ना कहीं इच्छा करेंगे ना यार, ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। तो अगर कंपनी की अर्निंग पहले के मुकाबले ज्यादा हुई है तो कंपनी चाहेगी और शेयर होल्डर भी चाहेंगे कि उनको ज्यादा प्रॉफिट मिले। और कंपनी की अर्निंग अगर पहले के मुकाबले कम हुई है तो शेयर होल्डर भी चाहेंगे कि पैसा कम मिलेगा तो भी वो चे चे चू चू नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपकी कैश फ्लो पोजीशन कैसी है। अगर आपके पास कैश फ्लो है, पैसा है पड़ा हुआ, तो ठीक है, अभी जो पैसा है वो बांट दो लोगों में, लोग भी खुश हो जाएंगे, कंपनी के शेयर भी के दाम भी बढ़ जाएंगे, मार्केट में भी अच्छा इंप्रेशन जाएगा। इंप्रेशन बहुत जरूरी होता है, इंप्रेशन ही जरूरी होता है मैं कहता हूं शेयर मार्केट में। क्योंकि देखो आपने देखा होगा कि कभी किसी कंपनी के बारे में नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो एकदम से शेयर गिर जाता है। अब एक्चुअल में वो रिपोर्ट सही है या गलत, इसको इसकी पुष्टि होने से पहले ही शेयर गिर जाता है। तो इंप्रेशन बहुत जरूरी है, रेपुटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, आपके पास पैसा है, तो ठीक है, बांट दो शेयर, तो शेयर होल्डर को डिविडेंड बांट दो ताकि उनके पास भी पैसा पहुंच जाए। अगर आपके पास कैश फ्लो नहीं है, मतलब प्रॉफिट तो हो गया 100 करोड़, पर भाई रेगुलर पैसा नहीं आता है, साल 2 साल में एक बार पैसा आता है, 6-6 महीने पैसा रुक के आता है, तो भाई इस प्रॉफिट का ज्यादातर हिस्सा अपने पास रखो ताकि जब पैसा रुकेगा तब आप काम ले सको और थोड़ा बहुत शेयर होल्डरों को बांट दो। तो ये देखना कि आपकी कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन कैसी है, आपकी ग्रोथ की क्या अपॉर्चुनिटीज है। अगर आपको लगता है कि ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज हैवी हैं, मतलब अभी तो बाजार शुरू हुआ है, अगले 5 सालों में बाजार 100 गुना बढ़ेगा, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि अगर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज हैं तो आप रिटेन्ड अर्निंग को ज्यादा फोकस करोगे कि भाई रख लो, बांटो मत, अभी अभी हमें जरूरत है। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये तो ऐसे ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, ज्यादा ग्रोथ 5-10-20% की जो चल रही है वैसे ही चलती रहेगी, कोई एक्सपोनेंशियल पावर नहीं आएगी इसके अंदर, कोई एकदम से बूस्ट नहीं आने वाला है, तो आप क्या करोगे? आप डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, बोलोगे कि जाओ ऐश करो। अब देखो ऐश करो का मतलब ये नहीं है कि सब जनता में बांट दिया, कंपनी के मालिक के पास भी तो उसके शेयर है, तो वो भी ऐश ही कर रहा है उससे। ठीक है, एक होता है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। कुछ कंपनीज ये प्रेफर करती है कि यार हमें एक ना ट्रेंड बना लें कि यार हमारा डिविडेंड जो है वो फिक्स है। इससे क्या होता है, शेयर होल्डर को उम्मीद भी रहती है, और दूसरी चीज शेयर होल्डर फुकट की उम्मीदें भी नहीं करता। एक तो ये रहता है कि हाँ भाई डिविडेंड आना है, और ऐसा भी नहीं कि नहीं नहीं बहुत ज्यादा ही आएगा, उसको पहले से पता है कि यार कितना आना है। कंपनी थोड़ी सी स्टेबलाइज हो जाती है, इससे क्या है, एक अच्छी इमेज जाती है कि भाई कम प्रॉफिट भी हुआ तो भी हम दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि कभी बहुत ज्यादा दे दिया कभी दिया ही नहीं। एक स्टेबल कमाई की तरह लोगों के पास अर्निंग आना शुरू हो जाती है। तो स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड में कंपनी 3 में से कोई सा भी एक ऑप्शन चूज कर सकती है। पहला, कॉन्स्टेंट डिविडेंड पर शेयर। हमने बोला भाई शेयर की फेस वैल्यू मान लो है 10 रुपए, तो हम
हर शेयर पे 1 रुपए का डिविडेंड देंगे, खत्म किस्सा। अब हमें कितना भी प्रॉफिट हो, हम 1 रुपए का देंगे। प्रॉफिट कम भी हुआ तब भी हम 1 रुपए का दे देंगे, प्रॉफिट ज्यादा हुआ तब भी हम 1 रुपए का देंगे। ठीक है, ये एक अच्छी पॉलिसी है, क्योंकि कम प्रॉफिट होने पे भी लोगों को पैसा मिल रहा है। सेकंड, यार देखो हमें ना 10% ऑफ प्रॉफिट बांट देंगे, खत्म हो गया। भाई जितना हमें मान लो 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 10 करोड़ बांट दो। 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 100 करोड़ बांट दो। 10,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 1000 करोड़ बांट दो। तो भाई जितना भी हमें प्रॉफिट होगा उसका 10% हम बांट देंगे, बाकी 90% रख लेंगे। ठीक है, ये एक पॉलिसी हो सकती है। अभी 10% तो मैंने नंबर लिया है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, 70 हो सकता है, जितना भी आप बांटना चाहे। ठीक है, तीसरा ऑप्शन होता है, कंपनी बोलती है भाई हम कांस्टेंट डिविडेंड रखेंगे, और अगर बहुत ज्यादा ही प्रॉफिट हो रहा है तो एक्सटर्नल या एक्सटेंडेड डिविडेंड और दे देंगे। यानी कि हमने कहा कि भाई देखो हमें ना 100 करोड़ तक तो आपको देते हैं, कितना, 1 रुपए का डिविडेंड, अगर 100 करोड़ तक का प्रॉफिट हुआ। और अगर हमारा प्रॉफिट 100 करोड़ पार चला जाता है तो 1 रुपए प्लस 2 रुपए एडिशनल और दे देंगे हमारा। ठीक है, ये कंपनी पॉलिसी निकाल लेती है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको कोई बताता नहीं है कि ये पॉलिसी है। ठीक है, ये कंपनी इंटरनली अपनी पॉलिसी अपने आप बनाती है, जिसको वो फॉलो कर रही होती है, ताकि बाजार में अच्छा इंप्रेशन जाए। आपको पता नहीं चलता कंपनी क्या है, तो आप 5-6 साल अगर उसके शेयर होल्डर हो तो आपको पता लगता है कि हाँ भाई क्या है। या फिर आप शेयर खरीदने से पहले देख रहे हो कि पिछले 5 साल में कंपनी का प्रॉफिट क्या हुआ, उसने कितना बांटा, तो आपको आइडिया लगता है। बाकी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जिसको चिल्ला चिल्ला के बाजार में बताया जाए। ठीक है, चौथा फैक्टर इस पर डिपेंड करता है, वो है एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर, यानी फ्रेंड्स ऑफ शेयर होल्डर। भाई मान लो मेरी कंपनी है जिसमें सारे नौजवान हैं, एम्प्लॉय नहीं, जो शेयर होल्डर है उनकी उम्र 20-30 साल 40 साल है, तो अभी उनके पास जिंदगी है, तो वो इस बात को समझेंगे कि अभी ग्रोथ हो रही है, अगले 5 साल बाद पैसा आएगा, वो इस बात को समझ जाएंगे। तो मेरा शेयर होल्डर चाहता है कि लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ मिले, तो मैं डिविडेंड कम दूंगा और रिटेन अर्निंग पैसा रख के नए नए प्रोजेक्ट्स में पैसा इन्वेस्ट करूंगा। मान लो मेरा शेयर होल्डर है 55 साल का व्यक्ति, मेजरली 60 साल का व्यक्ति। अब मैं उसको बोलूं देखो भैया हम 10 साल बाद पैसा बनाएंगे, वो बोलेगा बाबूजी मेरे पास जिंदगी 5-7 साल की रह गई है मुश्किल से, तुम 10 साल बाद बनाओगे तो मैं क्या करूंगा उसका। यानी कि अगर आपके शेयर होल्डर की एज ग्रुप ज्यादा है तो कहीं ना कहीं आप बोलोगे कि भाई हमें आज पैसा दे दो और रिटेन अर्निंग कम रखो। अगर मेरा शेयर होल्डर का एज ग्रुप कम है तो वो इस बात को समझ जाएगी और वो कहेगी कि नहीं भाई रिटेन अर्निंग ज्यादा रख लो, हमें भले ही आज की तारीख में कम पैसा दो। तो आपके शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं, इससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। मान लो आपके 60 साल के शेयर होल्डर है, आप बोल रहे हैं हम तो 10 साल बाद देंगे, अभी तो डिविडेंड नहीं दे रहे, जो वो शेयर होल्डर शेयर बेच देंगे तो शेयर का बाजार शेयर का प्राइस जो है वो नीचे आने की उम्मीद हो सकती है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग 60 साल से ऊपर हैं, तो जो मेजॉरिटी चाहेगी वही होगा। टैक्सेशन पॉलिसी, भाई टैक्स क्या कहता है। ठीक है, अभी अपन ने बात करा कि टैक्स के हिसाब से भी जो है अर्निंग पर शेयर ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है। लीगल रिस्ट्रिक्शन अगर किसी प्रकार के हैं कि भाई लॉ ने कह रखा है कि प्रॉफिट का इतना हिस्सा आपको बांटना है, तो आपको फिर बांटना ही पड़ेगा कि भाई प्रॉफिट का मिनिमम 2% 5% आपको बांटना है। कंपनी की रेपुटेशन पे भी डिपेंड करता है। कभी कभी होता है ना कि भाई पैसा नहीं है पर रेपुटेशन बनाने के लिए मुझे करना पड़ेगा, है ना, वो होता है ना कि देख भाई जेब में पैसा नहीं है पर रेपो है यार, भाई नाम खराब हो जाएगा तेरे भाई का, इसलिए कर देते हैं। जिन लोगों ने स्कैम 1992 देखी है, तो हर्षद मेहता का एक सीन हुआ था जिसमें ना हर्षद मेहता का नाम खराब किया जा रहा था, तो हर्षद मेहता ने कहा बोले वो कोई दिक्कत नहीं है, नाम खराब कर रहे हैं ना, करने दो, एडवांस पेमेंट कर दो सबको। बोले यार 15 दिन का लॉस हो जाएगा, बोले कर दो, बता दो दुनिया को कि हमारे पास बहुत पैसा है, टेंशन नहीं पैसे की, भले ही नहीं है पर बता दो, तुम तो नाम फैला दो ऐसा। तो रेपुटेशन की वजह से कंपनी ज्यादा शेयर्स, ज्यादा इंटरेस्ट या ज्यादा डिविडेंड जो है बांट देती है। कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, जैसे आपने कहीं से लोन लिया है तो भाई वो कंपनी कह रही है या वो बैंक कह रही है कि भाई पहले लोन की पेमेंट करो फिर चुकाओ। ठीक है, या आपके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आपने कोलैबोरेशन किया है कि भाई इतना पैसा हम देंगे, तो अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट यानी कि कोई फंस रहे हो आप कहीं पे, तो उसके हिसाब से देखो। फिर स्टॉक मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, अगर स्टॉक मार्केट अभी ठंडा पड़ा हुआ है तो भाई रहने दो, ज्यादा देखे कुछ होना नहीं है, बाजार तो गिरेगा ही। अगर स्टॉक मार्केट बूम पे है, पॉसिबिलिटी है कि आपका शेयर आगे बढ़ जाए और ऊपर हो जाए, तो दे दो सारा का सारा पैसा ताकि शेयर के दाम बढ़ जाए। समझ में आ गया।